करक लगन और चतुर्थ स्थान में चंद्रमा धन से परिपूर्ण होता है, अपनों का सुख प्राप्त होता है, स्त्रियों का विशेष स्नेह ऐसे इंसान को प्राप्त होता है और सब तरह की सवारियों का लाभ प्राप्त होता है। अपने धन को अपने सुख के लिए, दान के लिए, लोगों का भला करने के लिए, यह सब चीज़ों में भी व्यय करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि लग्न का स्वामी अगर चतुर्थ में बैठता है तो उसके फल प्रायकर अच्छे होते हैं। और बाकी संपूर्ण चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, हम लोगों ने करक लगन के ही पाठ शुरू कर रखे और जो पुस्तकों में जो लिखा गया है, बहुत सी पुस्तकें हैं। किसी विद्वान ने अपोजिट भी लिख दिया और किसी ने पॉजिटिव भी लिख दिया, जिस भी ग्रह के फल भावाश्रय फलों के अनुसार, क्योंकि राशि अनुसार फलों में थोड़ा अलग मैटर हो जाता है। कोई कोई पुस्तकों में ऐसा प्राप्त होता है, लेकिन उसके बारे में हम कोई विशेष चर्चा नहीं करते। आपको शॉर्ट वीडियो जो भी प्रोवाइड करवाया जाता है, उस वीडियो में केवल पुस्तकों की बातें होती है, वो भी भावाश्रय फलों के अनुसार, और उसकी संपूर्ण चर्चा फिर हम लोग इस पार्ट में उसके बारे में करते हैं। और वो शॉर्ट वीडियो जो रहता है वो भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि बहुत से पाठों में हम बता चुके हैं ये बात। कुछ विद्वानों का ये मत था कि उनको पता नहीं चलता है कि पुस्तकों के अनुसार हमारे वीडियो में कब बताया जाता है और हम अपने अनुसार, ये उनके विचार है कि हम अपने अनुसार कब बताते हैं। तो अपने अनुसार तो हम कुछ बताते ही नहीं है, क्योंकि जो देववाणी है, जो ग्रंथ है, या फिर अनेक तरह के जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं, ज्योतिष में आप चाहे कितने भी जानकार हो, कितना भी आपका फलादेश सही होता हो, फिर भी कुछ न कुछ सस्पेंस की मात्रा आपके अंदर हमेशा रहती है कि किसी विद्वान की कोई पुस्तक आई मार्केट में या बुक, क्योंकि आपको ज्योतिष का शौक है तो आप वो पुस्तक लेने की कोशिश करते, उसको पढ़ते भी हैं, उसमें जो सूत्र बताए जाते हैं उसको अप्लाई करके देखते भी हैं, उसके बाद में अपने अनुसार निर्णय करते हैं कि नहीं, ये सूत्र सेट नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी अच्छा ज्योतिषी है वो कभी भी उस सूत्र को खारिज नहीं करता है कि ये गलत लिखा है, कभी नहीं करता है। क्यों? जब हम लोग ज्योतिष के मेन ग्रंथों को पढ़ते हैं, होरा पाराशर हो, फल दीपिका हो, इनमें शुरू में प्रस्तावना में ही लिखा रहता है कि ज्योतिषी को हमेशा जब भी आप कुंडली का अध्ययन करो तो स्थिति, काल मतलब समय, और उस क्षेत्र की व्यवस्था, वो कहाँ निवास कर रहा है, कहाँ उसका जन्म हुआ है और वर्तमान में वो कहाँ निवास कर रहा है, उसके अनुसार उन फलों को बताना चाहिए। और बताने के पहले भी आपको उसके बारे में पूरी जानकारी करनी चाहिए। चतुर्थ स्थान का चंद्रमा कारक होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव का चंद्रमा कारक होता है। लेकिन करक लगन वालों के लिए ये विशेष योग होता है, क्योंकि वो लग्नेश है। तो लग्नेश जब जहां भी बैठेगा, जिस स्थान पे भी बैठेगा, उस स्थान के फलों को वो डायरेक्ट लग्नेश को प्रोवाइड करवाएगा। ये हर लग्नेश की बात है, केवल चंद्रमा की बात नहीं। वो अपने कारकत्वों के अनुसार, अपने बल के अनुसार उन फलों को फोर्सफुली लगन को देने की कोशिश करेगा। लगन मतलब आप खुद स्वयं, लगन हम खुद है, वो उसको देने की कोशिश करेगा। लेकिन चंद्रमा का एक विशेष फल ये भी है कि चंद्रमा जहां बैठता है वो भी चंद्र लगन बन जाता है। तो यहां पे इनका तुला जो है, तुला राशि पे चतुर्थ स्थान पे जब विराजमान होते हैं तो इनका तुला लग्न चंद्र लगन बन गया। तो फिर उसके अनुसार भी आपको उस कुंडली का अध्ययन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अगर तुला लग्न में चंद्रमा बैठता है तो
उसके फल क्या होंगे, उसके बारे में भी विशेष जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। तुला लगन, तुला राशि किस चीज को विलोम करती है, उसका स्वामित्व किसके पास है, और उस राशि का स्वभाव क्या है, उसके अनुसार भी चंद्रमा को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, चंद्रमा का गुण समझो आप चाहे अवगुण समझो आप, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि जब आपके कुंडली के किसी भी स्थान में अच्छे बल के साथ विराजमान हो, कुंडली के लग्न के अंश के समीप लग्नों में विराजमान हो, अच्छे ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो ऐसा इंसान मनोबली होता है। और मनोबली इंसान भोगी होता है, योगी नहीं होता है। यह चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। वो हर चीज का भोग करता है, शरीर के सुख का भोग करेगा, धन के सुख का भोग करेगा, स्त्री के सुख का भोग करेगा, भाई बहनों के सुख का भोग करेगा। तो ये चंद्र कुंडली देखने का जो आदिकाल से जो परंपरा चल रहा है, कोई समय हम लोगों के भारतवर्ष में ऐसा था कि ज्योतिष में गणित के विद्वान बहुत कम थे। आज के 70-80 साल या 100 साल पहले की अगर हम लोग कल्पना करें ज्योतिष की, तो उस समय पंचांग के द्वारा केवल चंद्र कुंडली बनाई जाती थी गांवों में, क्योंकि गणित का विद्वान बहुत दूर दूर तक आपको मिलता था और उसमें गणना का एक विशेष महत्व होता था। तो वहां पे वो गणना वाले यंत्र जो है वो भी कहीं कहीं वेधशालाओं में थे। तो जो विद्वान अगर गणित का है भी, तो उसको भी दूर जाके एकदम अच्छी तरह से उस गणित को साधन करके और उसकी कुंडली बनाना थोड़ा दूर रहता था, मतलब थोड़ी डिफिकल्टीज थी उसमें। इसलिए चंद्र कुंडली के अनुसार सब फलादेश होते थे और चंद्र कुंडली के अनुसार किए हुए फलादेश वैसे के वैसे ही मिलते थे जो हम लोगों ने आज लग्न कुंडली के अनुसार बताने की सब लोग चेष्टा करते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार फलादेश मिलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि चंद्रमा है मन का कारक, और ये जीवन जो है उसमें सब कुछ आपको मन के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस शरीर को जो जो चीजें चाहिए, जो जो भोग चाहिए, उसकी इमेजिनेशन या उसकी चाहना चंद्रमा करता है, और बाकी ग्रह उस चीजों को या तो पूरी करते हैं या उसमें अपनी टांग अड़ाते हैं। और जिस स्थान पे जिस तरह के ग्रह चंद्रमा के अनुसार बैठे रहते हैं, वो ग्रह उस स्थान को या चंद्रमा को, मतलब आपको चंद्र लगन के अनुसार आपको वो चीजें या तो प्राप्त करवाएंगे या प्राप्त करवाने में कोई न कोई तकलीफ आपको प्रदान करेंगे। चतुर्थ स्थान आपके मन का है, और मन के द्वारा जो सुख आपको प्राप्त करना है, उस सुख का स्थान भी चंद्रमा है। जितनी भी सवारी आपको प्राप्त करनी है, कौन सी सवारियों पे आप अपनी यात्राओं को पूरा करेंगे, दिल्ली यात्रा हो, लंबी यात्रा हो, वो स्थान भी चतुर्थ है। मानसिक शांति, मन के द्वारा शांति, मतलब मन में कोई हलचल नहीं है, पूरी तरह आप शांत है, किसी भी बात पे आप उद्वेलित नहीं होते, किसी भी बात पे आपको कोई डिमोशन नहीं कर सकता। हमेशा आप एक पर्टिकुलर अवस्था में अगर विराजमान रहते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके चंद्रमा कुछ ऐसे ग्रहों द्वारा कंट्रोल्ड है जो आपकी इस जीवन यात्रा को बहुत अच्छे मुकाम पे लेके जाएगी। ये केवल चतुर्थ स्थान के फलों के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप एक इच्छा को पूर्ण करने के पहले ही आपके अंदर दूसरी इच्छा का एक्टिवेशन चालू हो जाएगा। जैसे ही आपको पता चलेगा
कि आज आपकी इच्छा हुई कि मैं एक घर बनाऊं, एक अच्छा सुंदर सा घर बनाऊं, और जैसे ही वो घर अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच रहा है, उसके पहले आपकी एक दूसरी इच्छा शुरू हो गई कि अब एक बढ़िया सी गाड़ी लेके आनी चाहिए। और इन इच्छाओं का अंत चंद्रमा आपको कभी नहीं करने देता। ये अलग बात है, बाकी ग्रहों के योगदान से आप धार्मिक हो सकते हैं, आप दान दक्षिणा करने वाले हो सकते हैं, आप लोगों का भला करने वाले हो सकते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में, चाहे धार्मिक हो चाहे दान दक्षिणा हो, सब चीज़ों में आप कुछ न कुछ अपना भोग देखेंगे। भोग मतलब मेरा नाम होना चाहिए, समाज में लोग मेरे को पूछने चाहिए, मेरा नाम या मेरा स्थान आदर के साथ मेरे को प्रदान करना चाहिए कि यह आदमी इतना बड़ा दानी है, आदमी लोगों का बहुत भला करता है, मेरे बारे में लोगों के अंदर अच्छी धारणा पब्लिक के अंदर होनी चाहिए। यह है चतुर्थ स्थान का चंद्रमा बली अवस्था। अब यह सब प्राप्त करने के बाद में क्या कोई अच्छी स्थिति आएगी? जरूर आएगी। अच्छी स्थिति का कारण यही है कि यहां पे चंद्रमा शनि के साथ विराजमान हो जाए, मंगल के साथ विराजमान हो जाए, बुध के साथ विराजमान हो जाए, सूर्य के साथ विराजमान हो जाए, केतु के साथ विराजमान हो जाए, राहु के साथ नहीं होने चाहिए। तो ये चंद्रमा या ये ग्रह इतने बली जरूर होने चाहिए कि चंद्रमा को कंट्रोल कर सके, क्योंकि चंद्रमा जल्दी से कंट्रोल में नहीं आता। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि चंद्रमा चाहे बली हो चाहे नहीं हो, ये एक ऐसा ग्रह है कि किसी भी ग्रह के कंट्रोल में जल्दी से नहीं आता है। और वही एक कारण है कि पुराणों की जो हिस्टोरिक चर्चा है, जो हम लोगों के सनातन धर्म में ग्रहों से संबंधित उन देवताओं की जो चर्चाएं हैं या उनके बारे में जो लिखा गया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए थक हार के भगवान शिव ने उसको अपने शीश पे स्थान दिया है कि ये अपनी मनमर्जी नहीं कर सके। तो आप सोच लीजिए कि चंद्रमा का पावर कैसा होता है जीवों के ऊपर। हम लोग सब प्रायकर मृत्युलोक में, क्योंकि सोचने समझने का पावर सबसे ज्यादा बुद्धि और ज्ञान का जो पावर है वो केवल मनुष्य को मिला है। कलयुग में सबसे ज्यादा चंद्रमा और राहु का इफेक्ट चलता है, और दोनों ही माया से परिपूर्ण ग्रह है। एक को मन का सुख चाहिए और एक सुख की लालसा में वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद उसको कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसके पास केवल शीश है। वो अलग अलग तरह की युक्तियां बना के और जिस ग्रह को भी दृष्ट करता है या जिस ग्रह के भी साथ बैठता है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, और कुछ नहीं करता। अगर वो ग्रह थोड़ा सा भी इसके प्रभाव में आ गया तो उसको उस सीमा तक डेवलप कर देता है वो, कि जिस सीमा के बाद में आदमी का पतन या उत्थान, दो में से एक चीज होना श्योर है। इसलिए बोला जाता है कि राहु या केतु अगर अकेले बैठे हैं तो सबसे अच्छे, इनके अगर समीप कोई ग्रह नहीं बैठा है तो सबसे अच्छे हैं, लेकिन इनके 90 डिग्री के ट्रायंगल में, इनके नजदीक या इनके पास कोई ग्रह अगर बैठा हुआ है तो उसको ये डिस्टर्ब जरूर करेंगे, और चंद्रमा और सूर्य को सबसे ज्यादा करेंगे। तो चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान में है तो माता का विशेष प्रिय होता है। ऐसे इंसान के अंदर माता से संबंधित गुण जो है वो भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं। चेहरे का ग्लेज बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि लग्न का स्वामी है और चतुर्थ स्थान में बैठा है, और कुछ हद तक न्यायप्रिय होता है।
सत्य का पक्ष लेता है, क्योंकि तुला राशि सुख के साधनों की भरमार करवाता है घर में, खुद के और अपनों के लिए। दशम स्थान मेष राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो आपके खुद के काम धंधे करवाने की कोशिश करता है। मंगल की सिचुएशन आपको देखनी बहुत जरूरी है, कहां पे प्लेस है। लेकिन आपको दशम स्थान से कर्म से संबंधित फल भी बहुत अच्छे प्रदान करवाता है, और अपना कोई बिजनेस या अपना कोई ऐसा काम करवाने की कोशिश करता है जिसमें निरंतर ग्रो होता रहे। अब बाकी ग्रहों का अगर सपोर्ट मिलता है वो एक अलग बात है, लेकिन चंद्रमा का ऐसा फल हम लोग यहां पे तुला राशि पे विराजमान होकर जान सकते। अब तुला राशि पे अगर कोई ग्रह 3.20 डिग्री तक है तो वो तुला के ही नवमांश में रहेगा, तो फिर वो ग्रह वहां पे वर्गोत्तमी हो जाता है, और वर्गोत्तमी ग्रह का फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है। लेकिन अंश बल के अनुसार जब बोला जाता है तो ये बोला जाता है कि ये बाल्यावस्था में, वही बाल्यावस्था का ग्रह अगर वर्गोत्तमी होता है तो प्रायकर कुंडलियों में देखा जाता है कि आदमी निरंतर गति करता है। निरंतर मतलब जो सिचुएशन आज आपकी है उस सिचुएशन पे आप धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, घटेंगे नहीं। अब इसका एक अलग साइंस है, कभी मौका मिला तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तुला राशि में चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व राहु देव के पास है, और विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। नक्षत्रों के अनुसार बहुत पाठ हमने इस चैनल में आपको प्रोवाइड करवाए हैं, और एक ही पाठ में सब नक्षत्रों के बारे में वापस रिपीट चर्चा करना संभव नहीं है। आप उन नक्षत्रों के विषय में जानकारी कीजिए और उसको लगा के इस पाठ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी नक्षत्र में कोई ग्रह विराजमान होता है तो नक्षत्राधिपति जो है या नक्षत्र का जो स्वामी है उसके फलों को भी या उसकी प्लेसमेंट को भी आपको जानना बहुत जरूरी है। किसी भी ग्रह को किसी भी स्थान पे बैठे हुए जब आप देखो तो सबसे पहले ये देखो कि उस स्थान के कारकत्व क्या है और उसके बाद में उस ग्रह के कारकत्व क्या है। चंद्रमा सबसे शांत ग्रह बोला जाता है, लेकिन जितने भी उत्पात इस संसार में हो रहे, जितनी भी मनोस्थिति इंसानों की डिस्टर्ब होती जा रही है, वर्तमान समय में जो हम लोग अपने देश में या विदेशों में पूरी पृथ्वी पे जो वातावरण देख रहे हैं, चाहे उसमें षड्यंत्र बोल लो, चाहे आतंकवाद बोल लो, चाहे गबन बोल लो, चाहे भ्रष्टाचार बोल लो, इन सब में 70% योगदान चंद्रमा का होता है। अब कोई माने या नहीं माने, क्योंकि 70% हिस्सा आपके जल तत्व का आपके शरीर के अंदर विराजमान है। और चंद्रमा जब डिस्टर्ब होता है, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में, क्योंकि मन की इच्छाओं का कारक चंद्रमा है, और मन की इच्छाएं इंसान की कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होगी, उसके पहले 3 इच्छा वापस शुरू हो जाती, और ये सब डिस्टर्बेंस केवल चंद्रमा की वजह से प्राप्त होता है। और इसके बारे में बहुत सी बातें हम हर पाठ में आपको, जब जब चंद्रमा का पाठ आया आपको बताया है हमने। तो किसी एक पाठ पे सुन के उसको कुछ समझने की कोशिश करने के पहले, आगे वाला प्रश्न कमेंट करने के पहले आप पुराने पाठों को भी सुन के आइए। हो सकता है वहां पे आपके प्रश्न का उत्तर आपको उन पाठों में प्राप्त हो जाए। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।